आज हम फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट और ऑनेस्टली सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक को पूरी तरह से सीखने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल सीधी लाइन के मोशन से लेकर घूमती हुई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स तक हर एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं हमारा आज का सिलेबस क्या है। पहले हम बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन समझेंगे, फिर इनर्शिया और रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर आएंगे, उसके बाद टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, फिर एनर्जी, रोलिंग और इक्विलिब्रियम, और आखिर में एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एग्जाम मास्टरी और एक क्विक समरी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मॉड्यूल से, बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन से घूमते हुए सर्कल्स तक का सफर। अच्छा, जरा सोचिए, एक तरफ है ट्रांसलेशनल मोशन। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एक बस जो बिल्कुल सीधी रोड पर चल रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ बस का हर एक हिस्सा, हर एक पॉइंट एक ही टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन रोटेशनल मोशन बिल्कुल अलग है। अपने ऊपर चलते हुए सीलिंग फैन को देखिए, या साइकिल के पहिए, या फिर पार्क में बच्चों वाला मैरी गो राउंड। यहाँ पूरी बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। मतलब रोटेशनल मोशन का रूल ही यही है कि हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसका सेंटर बिल्कुल उस फिक्स्ड एक्सिस पर होता है ना इंटरेस्टिंग? अब यहाँ एक बहुत ही स्पेशल और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी एवरेज पोजीशन है जहां हम मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का सारा मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। सोचिए, अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं ना, तो बॉडी बिना घूमे बिल्कुल सीधी लाइन में आगे बढ़ेगी। ये इफेक्टिवली एक परफेक्ट बैलेंसिंग पॉइंट की तरह काम करता है। पता है, हम अपने आसपास सेंटर ऑफ मास रोज देखते हैं। कभी क्लास में अपनी उंगली पर रूलर बैलेंस किया है, या फिर किसी क्रिकेट बैट का वो परफेक्ट बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश की है। अपने स्कूल बैग का वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी नोटिस किया? ये सब एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को ही विजुअलाइज करने के तरीके हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, RCM बराबर होता है सिग्मा MIRI डिवाइडेड बाय सिग्मा MIK। इसका सिंपली मतलब ये है कि हर पार्टिकल के मास को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और फिर टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, तो ये सेंटर पॉइंट ऐसे मूव करता है जैसे पूरी की पूरी बॉडी बस वही अकेली रखी हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की तरफ, इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेमैटिक्स, यानी रोटेशन की दुनिया के इक्विवेलेंस। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे I से लिखा जाता है। इसे हम एक तरह से रोटेशनल मास भी कहते हैं। लीनियर फिजिक्स में जो काम मास करता है ना, मतलब रुकी हुई चीज को रुकने देना और चलती हुई चीज को चलते रहने देना, बिल्कुल वही काम इस घूमती हुई दुनिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये रोटेशनल मोशन में आने वाले किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। फॉर्मूला है I = सिग्मा mr²। सोचिए जरा, एक भारी दरवाजे को धक्का देना हल्के दरवाजे से कितना मुश्किल होता है, राइट? या फिर किसी गेट को उसके हिंजेस के बिल्कुल पास से खोलने की कोशिश कीजिए, और फिर वही गेट उसके दूर वाले एंड से खोलिए। दूर से खोलना हमेशा आसान होता है, क्योंकि वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के टोटल मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मास एक्सिस से कितनी दूर फैला हुआ है। एक थिन रॉड का फॉर्मूला अगर उसके सेंटर से देखें तो ml²/12 है, पर एज से देखें तो ml²/3 हो जाता है। रिंग के लिए होता है mr², डिस्क के लिए mr²/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², और सिलेंडर के लिए वही mr²/2। यहाँ एक कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का भी आता है। ये फिजिकली बताता है कि अगर बॉडी का सारा मास सिर्फ एक पॉइंट पर रख दिया जाए तो उसे एक्सिस से कितनी दूर रखना होगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम रहे। अब आते हैं दो ऐसे पावरफुल थ्योरम्स पर जो न्यूमेरिकल्स में लिटरली जादू की तरह काम आते हैं। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I = ICM + MD²। इसे हम तब यूज करते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, जैसे किसी रॉड के किसी एक एंड पर। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IZ = IX + IY। ये थ्योरम डिस्क्स और रिंग्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जबरदस्त है। लेकिन एक बहुत बड़ी वार्निंग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लेनर यानी फ्लैट 2D ऑब्जेक्ट्स पर ही यूज किया जा सकता है। इसे गलती से भी सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई मत कीजिएगा। अब अगर आप काइनेमैटिक्स को देखें तो लीनियर और रोटेशनल काइनेमैटिक्स एक्चुअली कितने सिमिलर हैं। डिस्प्लेसमेंट S बन जाता है एंगल थीटा,
वेलोसिटी v बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एक्सेलरेशन a बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सर्कुलर मोशन के हिसाब से थीटा को हम डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियंस में नापते हैं। और इक्वेशंस देखिए, एकदम मिरर इमेज हैं। v इक्वल टू यू प्लस at बन गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। स्ट्रेट लाइन का सारा लॉजिक घूमते हुए सर्कल्स में एग्जैक्टली वैसे ही फिट बैठ जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, द फोर्सेस ऑफ रोटेशन। नॉर्मल लीनियर दुनिया में फोर्स चीजों को चलाता है, पर रोटेशनल दुनिया में यही काम टॉर्क करता है। टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मोमेंट आर्म यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ सबसे बड़ा हीरो है। जब आप किसी दरवाजे को खोलते हैं या साइकिल के पेडल पर जोर से फोर्स लगाते हैं या एक लंबे स्पैनर से नट खोलते हैं तो आप दरअसल टॉर्क पैदा कर रहे होते हैं। लंबा स्पैनर लेने से डिस्टेंस बढ़ जाता है और आसान फोर्स में ज्यादा टॉर्क मिलता है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार इसका डायरेक्ट रिलेशन है टाउ इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। और ठीक जैसे लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है ना, वैसे ही यहाँ होता है एंगुलर मोमेंटम। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में रोटेशनल मोमेंटम कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, L इक्वल टू आई ओमेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि घूमती हुई चीज में टोटल कितना मोमेंटम भरा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। यह कहता है कि जब तक बाहर से कोई नया टॉर्क नहीं लगता, सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। एक आइस स्केटर का रियल लाइफ एग्जांपल माइंड में लाइए। जब वो अपने हाथ करीब आती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अचानक कम हो जाता है। तो मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए उसकी घूमने की स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल यही सेम साइंस तब लगती है जब एक डाइवर हवा में पलटी खाता है या जब प्लैनेट्स सूरज के करीब आकर और तेज घूमने लगते हैं। चलिए अब एंटर करते हैं मॉड्यूल 4 में, एनर्जी, रोलिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को देखिए, स्ट्रेट लाइन में चलने वाली कार की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो फिर एक घूमते हुए पहिए की एनर्जी क्या होगी? बहुत आसान है, मास को I से रिप्लेस कीजिए और वेलोसिटी को ओमेगा से। फॉर्मूला बन गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन एकदम साफ दिखाता है कि कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बदलते नहीं हैं, बस उनका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा घूम जाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, रोलिंग मोशन। साइकिल के पहिए को सोचिए, वो अपनी जगह घूम भी रहा है और जमीन पर आगे भी बढ़ रहा है। प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट में v इक्वल टू आर ओमेगा होना बहुत जरूरी है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, इस वजह से पहिए का जो पॉइंट जमीन को छूता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी उस पल के लिए लिटरली 0 होती है। अगर हम एक स्लोप पर एक सॉलिड स्फीयर और एक रिंग के बीच रेस लगवाएं तो सॉलिड स्फीयर हमेशा रेस जीतेगा, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा ट्रांसलेशन एनर्जी में जाता है, जबकि रिंग अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ अपने सेंटर पर स्पिन करने में लगा देती है, इसलिए वो आखिर में आती है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है जब सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड हो। एक रिजिड बॉडी तभी कंप्लीटली शांत होती है जब उस पर लगने वाला टोटल नेट फोर्स 0 हो, जिसे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और साथ ही उस पर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 हो, जिसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होनी ही चाहिए। और आखिर में हमारा आखिरी सेक्शन, एग्जाम मास्टरी एंड समरी, जहां हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को इजीली कैसे कॉन्कर करना है। सबसे पहले इन कॉमन मिस्टेक्स को देखिए जो अक्सर स्टूडेंट से एग्जाम में होती हैं। पहली गलती, हर जगह सेम MOI फॉर्मूला लगा देना। दूसरी बड़ी गलती, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ठीक से चेक ना करना। ध्यान दीजिए कि क्या वो सेंटर से है या एज से। तीसरी गलती, फॉर्मूलाज में एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी को मिक्स कर देना। और चौथी सबसे बड़ी गलती, 3D ऑब्जेक्ट्स पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना। इन ट्रैप से बिल्कुल बच कर रहना है आपको। अगर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन से थोड़ा डर लगता है तो घबराइए मत, बस ये स्टेप बाय स्टेप ट्रिक अपनाइए। स्टेप 1, क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं उन्हें सिस्टमैटिकली लिख लीजिए। स्टेप 2, एक बड़ा और क्लियर डायग्राम बनाइए। पता है, डायग्राम बनाते ही आधा जवाब मिल जाता है। स्टेप 3, अपना करेक्ट रोटेशनल फॉर्मूला चुनिए। स्टेप 4, आराम से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए।
और आखिर में यूनिट्स लगाना कभी मत भूलिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से मुश्किल क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्स में मेनली इन 5 तरह के प्रॉब्लम्स पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। पहला, टॉर्क कैलकुलेशंस, जहां आपको R क्रॉस F निकालना होता है। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाले न्यूमेरिकल्स। तीसरा, इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन वाले प्रॉब्लम्स। चौथा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सिचुएशंस, जैसे वही आइस स्केटर या डाइवर वाले केसेस। और पांचवा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के सवाल। बस इन पैटर्न्स को टारगेट कीजिए और आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। फटाफट एग्जाम के लिए कुछ क्विक मेमोरी ट्रिक्स रिवाइज कर लेते हैं। मोए बिफोर टॉर्क, यानी किसी चीज पर टॉर्क निकालने से पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर कैलकुलेट कीजिए। रोलिंग रेसेस के लिए याद रखिए स्फीयर विंस, रिंग सिंस, क्योंकि स्फीयर हमेशा आगे बढ़ता है और रिंग घूमने में पीछे रह जाती है। टॉर्क निकालना है तो बस टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस याद रखिए। और हाँ, सिमेट्रिक यूनिफॉर्म शेप्स का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है। इन ट्रिक्स को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सेंटर ऑफ मास से लेकर टॉर्क, रोलिंग और एंगुलर मोमेंटम तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको उन्हें विजुअलाइज करना है। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें और डेरिवेशंस की खुद प्रैक्टिस करें। जाने से पहले जरा सोचिए, अगर इस घूमती हुई दुनिया में अचानक फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो क्या हमारी गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी या सिर्फ अपनी ही जगह घूमती रह जाएंगी? इसे सोचते रहिए और अगले सेशन तक कीप लर्निंग फिजिक्स।